पुराने दौर के टीचर्स पे चलते हैं। सर ये जब स्टार्ट हुआ था, ये नया ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, अक्सर मीटिंग्स बंद इसी तरह हो जाती थी। आर्ट ऑफ बड़ा मुश्किल फेजेस से गुजरे थे। बच्चों के आने से पहले जी जी हाँ जी, एक हलवा सा टेस्ट दिया आप लोगों ने, फड़का फड़कू कर दिया। सारा आपको आता था, सब लोगों ने टॉप कर लेना है। सब लोग बच्चे होंगे तभी टॉप करेंगे जी। डायरेक्टर का क्वेश्चन आ गया था, उसमें डायरेक्टर का क्वेश्चन आ गया था, वो तो आप बहुत परेशान हो गए होंगे। जी सर, हो सकता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स का कंबाइंड सवाल हो। ऐसे ये भाई साहब चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहा है। एक वही मुबहम से उम्मीद के शायद हम कुछ ना कुछ निकाल सकें। टेस्ट का है पैटर्न के गैर मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन एक्सेप्शन टू द रूल। नो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान व्हिच इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन पाकिस्तान shall without approval of SCCP appoint any sole purchase, sale or distribution agent. एक्सेप्शन बतानी है, क्या एक्सेप्शन है? मेजर पोर्शन है। अगर बाहर की कंपनी है और उसका मेजर बिजनेस भी पाकिस्तान से बाहर है तो उस कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है कि वो अप्रूवल ले, लेकिन अगर उसका मेजर बिजनेस पाकिस्तान में है तो उसको भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो पाकिस्तानी सारी कंपनियों ने अप्रूवल लेनी है, बाहर की कंपनियों की दो कैटेगरी है, मेजर बिजनेस या नॉट मेजर बिजनेस। ठीक हो, 31 दिसंबर को अली अपॉइंट हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे। ही इन्फॉर्म द बोर्ड के 15 फरवरी को स्पाउस वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। ये हम लोगों ने पास पेपर का वही सवाल, मैंने आपको कहा ना कि पास पेपर का सवाल इसमें दे देने से बड़ा फख्र महसूस होता है, क्योंकि चीजें तो रट्टे वाली हैं, तो चाहे देखा हुआ सवाल भी सामने आ जाए उसको प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अली की स्पाउस जो है वो डायरेक्टर थी ब्रोकेज हाउस में, और अब आपने बताना है कि इसमें क्या मसले मसाइल हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मसलों मसाइल में आ गया, बस इतना ही, डिस्क्वालीफाई हो गया, बस इतना ही, कैजुअल वैकेंसी। अब आपने सारी पूरी कहानी बतानी है, 6 नंबर के लिए सवाल आपसे सारा कुछ पूछना चाह रहा है कि क्या होगा, किस तरह से होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसकी पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में हमने कहा कि इसके स्पाउस से क्या ये लिस्टेड कंपनी थी, ये लिस्टेड कंपनी। तो सबसे पहले आप 6 नंबर पूरे कैसे करते हैं, पहले कानून बताएं। कानून ये कहता है कि फॉर लिस्टेड कंपनी अगर एक शख्स जो है वो या उसका स्पाउस इस तरह से करके कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस में मौजूद हो तो उससे वो शख्स इनएलिजिबल हो जाता है। इन द गिवन सिचुएशन मिस्टर अली की मिसेज फलाना करके ऐसे करके वो वहां पे चली गई, जिसकी वजह से मिस्टर अली जो है वो इनएलिजिबल हो गया। फिर हम कहेंगे लॉ ये कहता है कि जब कोई इनएलिजिबल हो जाए वो अपनी पोजीशन फौरन से छोड़ दे। और ऐसे में जो कैजुअल वैकेंसी है, ये कौन भाई साहब है, डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव? चीफ एग्जीक्यूटिव। तो कैजुअल वैकेंसी 14 डेज में रिमेनिंग डायरेक्टर्स को फिल करनी चाहिए। तो अगर नंबर ज्यादा है और आपको ज्यादा बातें आ रही हैं जहन में, तो ये नहीं सोचना कि पता नहीं हो सकता है इन्होंने कम पूछा हो, ज्यादा लगता है। रिस्क नहीं लेना, एग्जामिनर का अपना मिजाज है, कभी वो कहता है बच्चों ने गैर जरूरी बातें लिखी हुई थी, कभी वो कहता है हैरत है बच्चों ने सारी बात तो बताई नहीं। तो गैर जरूरी बात पे गंदा मुंह बना ले ये बर्दाश्त है, लेकिन वो ये समझे कि जरूरी बात थी और हमने नहीं लिखी हुई, वो गलत हो जाएगा।
एक्सप्लेन वेदर और नॉट सच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अकॉर्डिंग विद कंपनीज एक्ट, और वो आपको बताना है अदर देन फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में उन्होंने कहा कि उसको कौन अपॉइंट करता है। तो आप यहाँ पे सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव का रूल बताएंगे और फिर बताएंगे कि ये जुमला उस रूल की वजह से सही नहीं। जब भी ओपिनियन देनी होती है ना, सबसे आसान तरीका ये है कि कानून बता दें, सिचुएशन डिस्कस करके एंड पे जवाब दे दें। सिचुएशन को डिस्कस करते हुए जवाब दे दें या सिचुएशन डिस्कस करें और एंड पे जवाब दे दें। आवाम गायब होना शुरू हो गई है या आहिस्ता आहिस्ता? अभी तो ऑनलाइन लेक्चर भी नहीं दिया आपने, वो आप कह रहे हैं ना उसके बाद भागेंगे। हाँ मतलब अभी तो वो बात है कि वो ऑनलाइन भी अभी तक वो नहीं आया, वो भी इस वीक के एंड तक की मेरी कमिटमेंट है। ठीक है जी, मर्जी है आवाम की। उससे अगले वाले में फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का जिक्र था, ये तो नहीं डिस्कस करने की जरूरत। फिर पब्लिक सेक्टर, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, 9 नंबर। शायर ने दोनों को डिफरेंशिएट नहीं किया कि कितने कितने नंबर। तो अगर ये डिफरेंशिएट किया होता तो क्या इससे आपको कोई सहूलत मिलती? जब दो डेफिनेशन है, दोनों के 9 नंबर है, तो एक के 4 होंगे, एक के 5 होंगे, एक के 3 होंगे, दूसरे के 6 होंगे, या जितने भी नंबर होंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आपके अच्छा अगर नंबर कम होंगे तो डेफिनेशन की 2 लाइनें खा जाऊंगा। डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, तो वो जितने भी नंबर होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, 9 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं, जितने भी हैं, आप सारा का सारा डेफिनेशन आपका लिख देने की। तो आपको डेफिनेशन की वजह से थोड़ा सा हौसला था। ये बहरहाल आसान सवाल था। सिलेबस में था क्या क्या? चैप्टर 4 और 1। अब 1 चूंकि पूरा नहीं हुआ था, दरमियान में था, तो हमने 1 से डेफिनेशन उठाई और बाकी जगह से सिचुएशन वाली। जब अगले टेस्ट में 1 भी कवर हो रहा होगा तो थोड़ा सा 1 के ऊपर भी जरा कोई प्यारी सी बातें करेंगे। सर ये चैप्टर 4 के अंदर ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, मैंने कब कहा? तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया किसमें से? कब? अदर ऑफिसर्स में? पास पेपर में? ये सर टेस्ट में भाईजान अदर ऑफिसर ही भरा हुआ है, खुदा का खौफ करें। पहला सवाल अदर ऑफिसर्स में से, वो जो सोल्ड परचेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल एजेंट है। दूसरा सवाल चीफ एग्जीक्यूटिव वहीं से। तीसरा सवाल फिर से चीफ एग्जीक्यूटिव वहीं से। चौथा सवाल फिर से चीफ एग्जीक्यूटिव वहीं से। सर ये वो जो उसके बाद जो आते हैं चेयरमैन वगैरह में। अच्छा, आप मैं सब में अदर ऑफिसर्स में सबको काउंट कर रहा हूँ ना। इन अदर ऑफिसर्स में सबसे ज्यादा जो उन्हें पसंद है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। उसके अलावा सोल परचेज सेल एजेंट भी हमने पूछ लिया। अब सेक्रेटरी में से क्या पूछें कि उसकी क्या डेफिनेशन है? शेयर रजिस्ट्रार में लाइनें 2 लिखी हुई है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ज्यादा से ज्यादा चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो चेयरमैन की 5-6 लाइनों में से सवाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज अदर ऑफिसर बोले तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो मेन है ना। आप पास पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ट्रेंड नजर आएगा कि दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम टॉकिंग अबाउट चीफ एग्जीक्यूटिव। ये मतलब धक्के से चैप्टर अलग कर दिया इन्होंने। असल में पहले वो डायरेक्टर के अंदर ये डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स में ये पोर्शन होता था और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव होता था और बाकी वाले इतने गैर जरूरी समझे जाते थे पूरे चैप्टर के हवाले से कि वो नहीं पूछते थे। अब चूंकि अलग चैप्टर बन गया है तो चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद या सोल परचेज सेल एजेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसमें भी एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन, या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो चेयरमैन की लाइनें और ये वाली बात कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम होंगे या नहीं। अदरवाइज अदर ऑफिसर में बहुत ज्यादा काबिल जिक्र था। डन जी सर, ये ऐसा करके बंद किया। आखिरी दिन हमने कुछ मजे की बातें पढ़ी थी। कंपनियों की अनवा इकसाम का जिक्र किया था, कई किस्मों का जिक्र किया था। सबसे पहले हमने कहा कंपनी 3 तरह की होती है, या वो 3 तरह की बात हमने उससे पहले कर ली थी। गुज़िश्ता लेक्चर में 3 वाली कंपनियां तो नहीं, हम फिर पब्लिक और प्राइवेट से शुरू हुए थे ना। जी सर, या 3 तरह की कंपनियों से शुरू हुए? ठीक, पब्लिक और प्राइवेट। हमने कहा था पब्लिक का मतलब है जिसमें जो मर्जी जब मर्जी घुस जाए, कोई मसला नहीं है। एक ऐसी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वो पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को हमने कहा था 3 रिस्ट्रिक्शंस है। 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, एम्प्लॉइज काउंट नहीं होने इसमें, और जॉइंट शेयर होल्डर एक दफा काउंट होगा। फिर हमने कहा था ये अपने शेयर आराम से ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर हमने कहा था कि ये जनता को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट कंपनी ये तीनों शर्तें पूरी करने में प्राइवेट कंपनी बन जाती है। प्राइवेट कंपनी की खास किस्म पड़ी थी सिंगल मेंबर कंपनी। ये क्या होती थी? इसमें एक ही बंदा 100% प्राइवेट कंपनी की शेयर्स ले लेता था। पब्लिक कंपनी की किस्म नहीं है, प्राइवेट कंपनी की। पब्लिक कंपनी में 2 किस्में देखी थी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, रजिस्टर हो, और अनलिस्टेड स्टॉक में ना हो और मतलब उसमें लोग
पर्सनली ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिर हम एक स्टेप आगे गए और हम लोगों ने पढ़ा कि एक होल्डिंग सब्सिडरी होती है, एक होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो दूसरी कंपनी के या तो आधे से ज्यादा शेयर्स खुद खरीद लेती है या खुद और अपनी सब्सिडरियों के साथ मिलजुल के खरीद लेती है आधे से ज्यादा शेयर्स। या दूसरी ऑप्शन क्या है, एक कंपनी के पास ये पावर आ जाए कि दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स उसके कहने पर अपॉइंट। इसकी हमने डायरेक्टर पढ़ते हुए भी एग्जांपल देखी थी कि अगर एक लोन दिया हुआ हो, एक क्रेडिटर ने, एक बैंक ने लोन दिया और लोन बहुत बड़ा है, तो हो सकता है वो कहें आपके 4 डायरेक्टर मैं बिठाऊंगा और टोटल 7 डायरेक्टर हो। तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक कंपनी को ये पावर दे दी जाए कि आप इस कंपनी के डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी को सिलेक्ट करें, तो ऑटोमेटिकली जिसको पावर मिली है वो होल्डिंग बन गई। होल्डिंग का मतलब है हाकिम कंपनी, सब्सिडरी का मतलब है महकूम कंपनी, जो गुलाम कंपनी। दूसरा तरीका था ये। तीसरा तरीका क्या था? होल्डिंग की सब्सिडी मिलती है, वो तो हो गया शेयर होल्डिंग वाला। सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब सब्सिडरी, आप किसी को सब्सिडरी बना दें जिसकी सब्सिडरी ये कंपनी हो, तो ये वाली कंपनी ऑटोमेटिकली आपकी सब्सिडरी हो जाती है। ये 3 तरह के रूल हम लोगों ने देखे थे होल्डिंग सब्सिडरी में। इसमें यू कैन एक्सपेक्ट पेपर में एक सिनेरियोस आया जिसमें 3 कंपनियां बताएं, उनका आपस का ताल्लुक बताएं और आपसे पूछें बताओ इन 3 कंपनियों में आपस में क्या ताल्लुक है। तो आप बताएं कि ये वाली कंपनी होल्डिंग, पहले आप रूल बताते हैं इस तरीके से होल्डिंग बन सकती है, ये वाली कंपनी ने ये हरकत की इसलिए होल्डिंग बनती है, इस वाले रूल से भी होल्डिंग बनती है, इस कंपनी ने ये हरकत की। तो ज्यादातर चांस है कि वो आपको 3 कंपनियां बताएं, एक दूसरे के साथ होल्डिंग हो, दूसरी तीसरे की होल्डिंग हो और तीसरी ऑटोमेटिकली पहले की सब्सिडरी बन जाए। तो तीनों का आपस में रिलेशन बताना। तो इस तरह का सवाल 5-6 नंबर तक का बड़ा प्यारा बनाया जा सकता है। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट वाली कंपनी। इस दफा हमने मोर देन 50% नहीं बोला, कितना बोला? 51% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास हो या गवर्नमेंट के किसी इदारे के पास हो, या उस कंपनी की जो डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती हो वो गवर्नमेंट करती हो, और इसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे भी आ जाते हैं। हाँ, लेकिन जो डायरेक्टर्स नॉमिनेट स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे हुए हैं वो एक्सेप्शन थी कि उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ तक मुझे बताइए कोई सवाल, कोई परेशानी? जितने ज्यादा सवाल उतने कम पढ़ने के बाद, जितने कम सवाल उतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। शेयर्स और सिक्योरिटीज में फर्क होता है? शेयर और सिक्योरिटीज में क्या फर्क है? कंपनियों की ना कई तरह की सिक्योरिटीज होती हैं। अब चूंकि हमारे सिलेबस में बड़ी कम है, जैसे कि ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, फिर कुछ चीजें होती हैं डिबेंचर्स, लोन वगैरह के कागज होते हैं, ऐसे कागज होते हैं जिसके वो भी मुदारबा के सर्टिफिकेट होते हैं, फलाना फलाना। तो एक कंपनी की कई तरह की इस तरह की चीजें होती हैं जिसको आप खरीद सकते हैं, जो कि शेयर जैसी होती है। इन सबको कलेक्टिवली सिक्योरिटीज बोलते हैं और इंडिविजुअली शेयर सिक्योरिटीज की एक किस्म है। मतलब सिक्योरिटीज में शेयर भी आता है, डिबेंचर भी आता है, प्रेफरेंस शेयर भी आता है, मुदारबा सर्टिफिकेट भी आता है, फलाना भी आता है। इन सबको मिला के सिक्योरिटीज कहते हैं। कंपनी के इस तरह के सारे कागज जो शेयर से मिलते जुलते होते हैं वो सिक्योरिटीज हैं। तो सर ये सिक्योरिटी फिर स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह ट्रेड होगी? मतलब जिस तरह से शेयर रजिस्टर होता है ना, कंपनी रजिस्टर होती है, इस तरह से सिक्योरिटी भी रजिस्टर करनी होती है स्टॉक एक्सचेंज। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज को नए वाले लॉज में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कहते हैं कि वो सारी चीजों को, वहाँ मुदारबा सर्टिफिकेट भी ट्रेड हो रहे होते हैं, डिबेंचर भी ट्रेड हो रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं कंपनियों के, वो भी ट्रेड हो रहे होते हैं, डिबेंचर वगैरह। जी, प्राइवेट कंपनी के उसमें लिखा हुआ है कि मतलब कि वो इनविटेशन नहीं कर सकती बाय डे उनको। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर डिबेंचर तो लोन को नहीं कहते, तो फिर लोन किस तरह हो? मतलब नहीं। देखिए जरा अल्फाज पढ़ें, प्राइवेट कंपनी में जाके जरा वो वाली रिस्ट्रिक्शन के अल्फाज पढ़ें। इनविटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर इट्स शेयर डिबेंचर्स और रिडीमेबल कैपिटल। ठीक, अब कंपनी बाहर के लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती। अगर वो यहाँ खाली शेयर लिख देते तो हम समझ जाते हैं कि ये तो सिर्फ शेयर की बात होगी। ये हमने कहा कि वो इनवाइट पब्लिक को, आम पब्लिक को नहीं करेंगे कि और मेरे साथ की डील करो। यानी अगर वो बैंक के पास जाके लोन लेना चाहे ले ले। डिबेंचर में क्या होता है, आप जनता से लोन मांगते हैं, आप कहते हैं हमें 5 करोड़ लोन चाहिए और 100 रुपए का हमारा एक सर्टिफिकेट है डिबेंचर। आप लोग जैसे शेयर खरीद रहे हैं ना, वैसे डिबेंचर खरीद रहे हैं। हम इसके ऊपर एक जिक्र करेंगे चैप्टर नंबर 7 में जाके, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। तो वहां मैं बता रहा हूँ कि डिबेंचर क्या चीज है, और मतलब जब हमें प्रोस्पेक्टस का प्रोसेस समझ आ गया होगा तो डिबेंचर भी उसी प्रोसेस से रूल होता है।
जी सर वो जिस तरह अभी आपने एग्जांपल दी थी कि अगर कोई बैंक लोन देता है तो वो अपने डायरेक्टर रखवा सकता है, ठीक है, और अगर वो बहुत बड़ा लोन है तो 3 से ज्यादा भी रखवा सकता हो है। सकता है सर अब वो जब डायरेक्टर नहीं आए हैं तो वो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव चूज कर सकते हैं नया सर? नया नहीं हो सकता क्योंकि ये इलेक्शन के बाद चूज होना होता है और वो लाना हमने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव को कभी भी चूज कर लिया जाए। हाँ, जब छोड़ के जाएगा तो जितने डायरेक्टर उन्होंने चूज करना उस वक्त बचा उस वक्त। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि आपस में पॉलिटिक्स करें और एग्जिस्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव को 75% मेजोरिटी से निकलवा दें। अगर निकलवा दें तो फिर कैजुअल वैकेंसी खुद से फिल कर दें। सर जी सर, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं और गवर्नमेंट के क्रेडिटर के नॉमिनी होते हैं, ठीक है। वोट कर सकते हैं? वो क्या पॉइंट कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं जी बिल्कुल। डायरेक्टर मीन एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर। तो जब मैं कहता हूँ ना ये काम डायरेक्टर करेंगे, ये डायरेक्टर की पावर है, तो उसमें सारे डायरेक्टर्स काउंट होते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था जिस मर्जी रूट से आए ये सब इकट्ठे क्या कहलाते हैं? बोर्ड। और बोर्ड में ये सबके पास एक एक वोट होता है और मेजोरिटी से फैसले होते हैं। तो भाई अगर ये वोट ना कर सके तो फिर डायरेक्टर बनने का फायदा है। अगर आप गौर से देखें तो हम चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कंपनी के बोर्ड में नुमाइंदगी हो। कुछ लोग वोटों से आए हो सकता है वो अनपढ़ हो लेकिन पावर वाले हो। कुछ लोग एम्प्लॉइज में से अपग्रेड होकर आए हुए हों जो कि टेक्निकली साउंड हो। कुछ इंडिपेंडेंट लोग हों जिनका पैसे से लेन देन कोई ना हो, वो अच्छी पॉलिसियां बनाएं जो बाहर से उठ के किसी पैनल से उठ के आ रहे हो। कुछ ऐसे लोग हों जो कि क्रेडिटर के नुमाइंदे भी बैठे हुए हो ताकि क्रेडिटर का इंटरेस्ट भी खराब ना हो। कुछ बंदे गवर्नमेंट की तरफ से भी आए हुए हो। तो फिर बोर्ड में क्या होगा? एक बड़ी प्यारी सी मिक्स होगी। 10-11 बंदे जो होंगे ये मिक्स होंगे, हर तरफ से आए हुए होंगे। अब जब ये डिसीजन लेंगे ना तो वो डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली कंपनी के बेटर इंटरेस्ट में होगा, ना कि किसी एक आध बंदे के जाती इंटरेस्ट में। तो इसलिए बोर्ड में हर तरह के लोग शामिल होंगे। जी सर, 3 कंपनीज का आपस में होल्डिंग सब्सिडी का ट्रायंगल बन सकता है? बन सकता है, हो सकता है। तो सर पे होल्डिंग कौन सी होगी? तीनों। मतलब ये पॉसिबल है, हमने जितना पढ़ा हुआ उसमें पॉसिबल है। बस ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने जितना पढ़ा हुआ है, वरना सेक्शन 88 है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो एक सब्सिडरी को अपनी होल्डिंग की होल्डिंग बनने से मना करता है। ऐसा नहीं होगा कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के आधे से ज्यादा शेयर खरीद ले, सब्सिडरी नाराज हो गए होल्डिंग के आधे से ज्यादा। उसने नाराज क्यों होना है? सब्सिडरी का हर फैसला होल्डिंग ने करवाना है। तो लॉ कहता है कि कंपनी अपने शेयर नहीं खरीद सकती। तो फिर कंपनियां चालाकी कर सकती थी कि अपनी सब्सिडरी से कहती है हमारे शेयर खरीद लो, और सब्सिडरी को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो लॉ ने चालाकियां बंद करा दी। सेक्शन 87, 88 ये सेक्शन इन चीजों को मना करते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं। लेकिन ऐसा हमारी किताब में हमने जितना पढ़ा उसमें इजाजत है, मतलब उसके मुताबिक जो अगर से कंपनी ए है उसके पास कंपनी बी के शेयर हैं, बी के पास सी के हैं, तो सी ए के नहीं ले सकती है। मतलब हमने जितना पढ़ा उसके मुताबिक ले सकती है। एक्चुअल में कंपनी देखने मना किया हुआ है। सब्सिडरी पलट के होल्डिंग के शेयर नहीं खरीद सकती। तो देखे ना, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी है तो सब्सिडरी आपकी, तो ये होल्डिंग के शेयर नहीं खरीद सकती, ये कानूनी तौर पे। लेकिन हमारी किताब खामोश है। जी और अब एक नजरियाती इख्तिलाफ की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में इन्हें चाहिए था ये कंपनियों के बारे में बताते हैं, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे कहते हैं, कितनी कैटेगरीज हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे अचानक से इन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज भी जिक्र करना शुरू कर दिए जो इस वक्त नहीं बताने चाहिए थे, इससे अगले चैप्टर में बताने चाहिए थे। जैसे कि लॉ और गवर्नेंस ऑफ कंपनी में वो कहते हैं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल बड़ी अहम चीज है, जिनका तस्करा इस चैप्टर में है ही नहीं, अगले चैप्टर में। ऑफिशियल्स की डेफिनेशन इतनी जल्दी बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तो मैच्योर हो जाए। मेंबर की डेफिनेशन के वक्त उन्होंने अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसमें सब्सक्राइबर, सब्सक्रिप्शन और इस तरह की चीजें जो इस वक्त मुनासिब नहीं है। और इसी तरह से ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन जिस वक्त कंपनी बनाने के बाद इन्हें ये डिस्कशन करनी चाहिए थी, इन्होंने बहुत अर्ली कर ली। तो ये 4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़े, हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऑफिशियल्स तो हम पढ़ के आ चुके हैं ऑफिसर्स, तो बाकी 3 हम अगले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इस पे आपने परेशान नहीं होना कि ये वाली चीज हमारी बीच में से स्किप हो गई। ऑल द चैप्टर में इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए था, वो अगले चैप्टर में होना चाहिए था। लेकिन जब इस चैप्टर के एंड पे जाएंगे तो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ते पढ़ते अगले चैप्टर में चले जाएंगे, उससे ऑटोमेटिकली हमारा वो सिंक हो जाएगा। तो असूलन ये चैप्टर में सिर्फ कंपनी की डिटेल होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इनकॉर्पोरेशन की बातें इस चैप्टर के एंड पे कर दी और बाकी अगले चैप्टर में फैला के कर दी। तो कोई बात नहीं, जब हम फ्लो में पढ़ रहे होंगे तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये फ्लो में नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा आगे जाके तीनों बातें होंगी। डन, चले आगे, खत्म, पक्का। आप मुझे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जी सर। आप किलर इंस्टिंक्ट जगा रहे हैं,
ठीक है चैप्टर खत्म कर नहीं मतलब देखें केवल इंस्टेक जानने के बावजूद भी जुल्म जो है वो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। नहीं अगर देखें बात ये है कि अगर आप पढ़ना चाहें जितना टाइम है इतने टाइम में तो आईकेएफ में मैंने 2 चैप्टर खत्म कराए थे लास्ट तो मैं तो करा दूंगा लेकिन सामने लोग भी तो जरा तगड़े बैठे हुए हो ना। हो सकता है आप कहें सर हमें तगड़ा काम कर ले, मैं आप पे भरोसा भी कर लूं, मेरा दिल नहीं मानेगा। आप लोगों ने रिवीजन क्लास के थोड़ी पैसे भरे हैं तो कम से कम पोस्ट रिजल्ट वाली तेजी होनी चाहिए। वो तेजी ना हो कि बस ठीक है था पटाख खत्म। अभी हमारे एक दिन वाले चैप्टर भी आएंगे बीच में कुछ तो बहुत ही मजाक शेयर कैपिटल बेचारा 250 का चैप्टर है, वो जाहिर एक दिन में करेंगे। डिविडेंड मूड पे डिपेंड करता है, अगर उस दिन हमारे पास 45 मिनट हुए तो हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं। सर पोस्ट का सिलेबस 31 को खत्म। पोस्ट का सिलेबस 31 जनवरी मेरे पास डेडलाइन है इंशाल्लाह। चलें जी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कंपनीज एक्ट में अथॉरिटीज। अब हमें कंपनी समझ आ गई, कंपनी की किस्में समझ आ गई, मुख्तलिफ तरह की और बातें समझ आ गई। डिफरेंट अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं कंपनी लॉ में? कोर्ट हमें डील करता है लेकिन हमारे सिलेबस से नहीं है। SECP और रजिस्ट्रार, इन दो का हमसे काफी ज्यादा गहरा ताल्लुक है। SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ, रजिस्ट्रार गवर्नमेंट का एक ऑफिसर जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन देख रहा है। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। इनका इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस में है। वो कहते हैं जी SECP जो है वो 1999 में ऑफिशियलाइज हुआ था। इसका एक्ट 1997 में आया था। 1999 में पहली दफा इसने काम करना शुरू किया। पुराने जमाने में एक अथॉरिटी होती थी कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, उसको इसने खत्म किया। ये कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के मामला, कंपनियों की कानून साजी के मामला, कंपनियों को ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, डिफरेंट अप्रूवल्स, ये पूरे के पूरे जो कंपनियों का सेक्टर है उसको रेगुलेट करता है। जैसे आईकेएफ अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करता है ना, वैसे ही कंपनियों को रेगुलेट करता है SECP। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का एक इदारा है। ये इदारा कंपनियों के रूल्स बनाता है, रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाता है। जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के बनाने में सबसे ज्यादा जो किरदार है वो SECP का है। तो SECP इज दैट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो कि इन सारे मामलों को, सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कर रही है। SECP का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और फिर इसके रीजनल ऑफिस 8 शहरों में। और जाहिर है MCQ बेस्ड अगर एग्जाम हो तो उसमें रट्टे वाला सवाल ये भी आ सकता है कि जी बताएं फलाना शहर में SECP का ऑफिस है या नहीं है। तो SECP की जो 8 रीजनल ऑफिसेज हैं उनमें से उसको याद करने का एक तरीका ये होता है कि एक फेडरल कैपिटल है, 4 प्रोविंशियल कैपिटल हैं और 3 बड़े शहर हैं मुल्तान, फैसलाबाद और सक्कर। और मैं इसका एक आसान टोटका ये बताता हूँ कि PSL की टीम्स के साथ आप फैसलाबाद और सक्कर को ऐड कर, तो बस फैसलाबाद सक्कर अलग से याद रखना है, बाकी PSL की टीम। और पेपर में सुल्तान नहीं लिखना मुल्तान लिखना, कलंदर नहीं लिखना, लाहौर। तो PSL की 6 टीम्स, जिन शहर से वो शहर, सिर्फ 2 शहर याद रखने चाहिए आपको, फैसलाबाद और सक्कर। और शायद अगली दफा फैसलाबाद भी याद ना रखना पड़े, शायद वो भी PSL के अंदर ऐड हो जाए। तो फैसलाबाद, सक्कर और उन 6 इन 8 शहरों में रीजनल ऑफिस है और हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। तो टोटल ऑफिस है 9। हो सकता है MCQ वाला आपसे पूछे बताओ SECP के टोटल कितने ऑफिसेज हैं, आप जिस बात की कि 8 पे टिक कर दें क्योंकि आपने पढ़ा था 8 रीजनल ऑफिस, तो एक हेड ऑफिस भी तो है। तो ऑफिस टोटल 9 है जिनमें से एक हेड ऑफिस है और 8 रीजनल ऑफिसेज हैं। तो यानी कि अगर आपको अपने इलाके में कोई मसला और आपके इलाके में रीजनल ऑफिस है तो आप पहले रीजनल ऑफिस में जाएंगे, फिर बाद में हेड ऑफिस की तरफ पूरे पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं। हेड ऑफिस ओवरऑल चला रहा है जी। एक हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, एक रीजनल ऑफिस। बिल्कुल, इस्लामाबाद में 2 ऑफिस है, हेड ऑफिस अलग से और रीजनल ऑफिस अलग से। अक्सर बैंक्स में भी ऐसा होता है, कुछ बैंक्स का एक मेन ब्रांच होती है और उसी शहर में किधर हेड ऑफिस भी होता है। यहाँ तक बात समझ आई? इसका हेड ऑफिस ब्लू एरिया में जी, इसका हेड ऑफिस ब्लू एरिया में SECP का नहीं, SECP का ऑफिस जो है आईकेएफ के पास है, आईकेएफ की बिल्डिंग के काफी करीब है, ये मुझे याद पड़ रहा है। मतलब मुझे ब्लॉक श्लॉक वहाँ की याद नहीं, लेकिन ये है कि आईकेएफ की बिल्डिंग के आसपास SECP का मेन सेटअप। ब्लू एरिया में तो ज्यादातर कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह है, वहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, वो जो ट्विन टावर है ना वो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की अपनी बिल्डिंग है। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज अपनी मोर देन 99% इनकम स्टॉक एक्सचेंज से नहीं कमाती, बिल्डिंग से कमाती है।
क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे टाइम पे उस ब्लू एरिया में वो बिल्डिंग जो है वो कवर कर दी थी। अब तो वक्त इतना हो गया, ऐसा बुजुर्ग सा लग रहा है। मैं 2007 या 8 में जो बिल्डिंग बन रही थी तो उसकी वैल्यूएशन टीम में शामिल था, जो फर्गूसन की तरफ से वहाँ पर गई थी। तो उस वक्त वो 700 मिलियन के आसपास वर्क इन प्रोसेस था, और उस वक्त वो उसको लीज पे दे रहे थे। 33 साल या 99 साल में से कोई एक था। तो वो कहते हैं कि इसका एक फ्लोर, अगर मतलब हमारी टीम को उन्होंने कहा था कि अगर आपका कोई जानने वाला इंटरेस्टेड हो, इस टाइम पे हम ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टर, तो वो 2.25 करोड़ में एक फ्लोर देने पर तैयार था, जिसकी इस वक्त वर्थ शायद 40-45 करोड़ है एक फ्लोर की। सर वो फॉर टाइम पे पैसा उस वक्त भी नहीं था। असल में वो बात है कि जिस वक्त जितना पैसा होता है ना, गेम उतनी आगे जा चुकी है। या तो बंदा पैसा ज्यादा कमा के हल्की वाली गेम खेले, ये तो कोई इंसान का मसला है ना। इंसान ज्यादा पैसा कमाता है वो अपने से ऊपर की गेम देखता है, तो कोशिश करें नीचे की गेम खेलें, हमेशा सुखी रहते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो भी है, हमेशा मुतमईन कैसे रहें। YouTube पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको एक इंसान की वीडियो मिलेगी। खैर, यहाँ तक बात समझ आई। सर सक्खर क्यों है वहाँ पे? मतलब सक्खर इसलिए है कि ये जो वो है ना आपका जोन, बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। अगर आप मुल्तान से लेके कराची तक चले ना, तो बहुत बड़ा फासला है और बड़ा डीरेगुलेटेड है। तो इसलिए तकरीबन वो दरमियान में उन्होंने आके प्लेस कर दिया कि भाई तकरीबन मुल्तान और कराची के मिड में आके एक ऐसा जगह हो जहाँ पे रेगुलेटर हो। मतलब ये जोन की वजह से जोन कोई के हिसाब से। इंडस्ट्रियल मतलब हाँ, मतलब उस तरह से नहीं, वैसे इतना हल्का भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि कम से कम वो इतना मामला लंबा ना हो जाए। जैसे अक्सर बहुत सारे लोगों को रहीम यार खान के होते हैं, उनका अक्सर मसले लाहौर आके रिजॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी तंग होते हैं कि इतना लंबा ट्रैवल करके उन्हें पड़ता है। तो इसलिए दरमियान में उन्होंने फिर एक ऐसा शहर रख दिया जो कि इंडस्ट्रियल हिसाब से हो ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से दरमियान में एक चीज मौजूद है। फिर ये रहीम यार खान और इसके आसपास बहुत इंडस्ट्री है, वो किसी हद तक कवर हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब है कि इतना बड़ा कॉर्पोरेट हब नहीं है सक्खर कि वहाँ पे एक सेपरेट रीजन की जरूरत पड़े। वो रीजन उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को देखने के लिए किया। SECP किसको डील करता है? SECP कंपनीज एक्ट वाली कंपनियों को डील करता है, बैंकिंग कंपनियों को डील करता है, मुदारबा को डील करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को डील करता है। बस बाकियों के नाम ही आपने याद कर लेने, वो क्या होती हैं, कैसे ऑपरेट करती हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। लॉ ने SECP को बहुत सारी पावर्स दी हैं। कंपनीज एक्ट की पावर्स के साथ साथ SECP एक्ट 1997 ने भी SECP को बहुत सारी पावर्स दी। इंतहाई जेनेरिक सी डिस्कशन, बस मैं धक्के से इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। इसमें से कितने पॉइंट्स याद करने हैं? बस पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा याद करना है तो वो शहर याद कर लें, और मतलब बहुत हो गया तो बस ये देख लें कि 1999 में आई थी और कानून 97 का। इससे आगे जेनेरिक की डिस्कशन है। सिलेबस के अंदर वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन टू SECP और रजिस्ट्रार हमें आना चाहिए। और SECP में ऐसी कोई कमाल बात नहीं है जो रजिस्ट्रार में है, यानी रजिस्ट्रार में कुछ ऐसा है जो उनको बहुत पसंद आता है। अभी आप रजिस्ट्रार को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या अच्छी मजेदारी वाली बात है। देखें रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार SECP का ऑफिसर है। जैसे अथॉरिटी PCB है और PCB का जो चेयरमैन है वो एक ऑफिसर होता है। जैसे FBR अथॉरिटी है और जो कमिश्नर्स हैं वो ऑफिसर है। इसी तरह से SECP अथॉरिटी है और जो इंसान है, जो ऑफिसर है, वो रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की बहुत क्यूट डेफिनेशन, वो कहते हैं रजिस्ट्रार का मतलब है रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। थक गए तो उन्होंने कहा और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय SECP परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर दिस एक्ट। रजिस्ट्रार का मतलब वो रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार, या जो शख्स ऐसी हरकतें करता पाया जाए। अब SECP वर्सेस रजिस्ट्रार, अगर आके अपने सवाल पूछना हो तो कहां से पूछे? तकलीफ कहां होगी ज्यादा? रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार की डेफिनेशन को रटा मारना पड़ेगा और गंदा वाला रटा मारना पड़ेगा। एक जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं, 6 तो रजिस्ट्रार किसमें बताई है इन्होंने, यानी कि इन्होंने कह दिया है कि ये बंदा चाहे असिस्टेंट लेवल का हो, चाहे डिप्टी लेवल का हो, चाहे जॉइंट लेवल का हो, चाहे गवर्नमेंट के अंदर ये अलग अलग होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, फलाना, तो अलग अलग रैंक्स पे ये लोग होते हैं। उन्होंने कहा जिस भी रैंक का भले जौन सा भी बंदा हो हम उसे रजिस्ट्रार कहेंगे। अगर ऐसा ना कहते ना फंस जाते हैं। जगह जगह लिखा होता है कि कंपनी अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगी डिप्टी रजिस्ट्रार के पास,
फिर एक जगह होता है कंपनी ये वाले मिनट्स की कॉपी भेजा करेगी एडिशनल रजिस्ट्रार के पास, ये वाली कॉपी मेन रजिस्ट्रार के पास। तो लॉ तो पागल हो जाता रजिस्ट्रार की किसमें बता के हर जगह। तो इसलिए उन्होंने कह दिया रजिस्ट्रार का मतलब है इनमें से जौन सा बंदा आपको रिलेट करता है, आपके इलाके को जो लगता है, आप जिससे डील करते हैं वो रजिस्ट्रार है। तो हो सकता है एक छोटे से गांव में एक पटवारी को भी गवर्नमेंट कह दे कि ये सच अदर ऑफिसर है, जिसको हमने कह दिया कि ये रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्रार का मतलब है गवर्नमेंट का वो ऑफिसर जो मौजूद है और डेजिग्नेटेड है एज रजिस्ट्रार। सवाल ये है कि ये काम क्या करता है। जवाब ये है कि कंपनियों को रजिस्टर करता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखता है, कंपनियों के रूटीन डॉक्यूमेंट्स का ट्रैक रखता है। ये ऑफिसर से कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कोई रिकॉर्ड्स देखना चाहे तो देख सकता है, कंपनी की बुक जब्त करना चाहे तो जब्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का एक ऐसा शख्स जिसके पास आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, जब रजिस्टर होंगे इसके पास जमा कराएंगे, जब कोई चेंज होगा इसको बताएंगे, जब नया ऑफिसर आएगा इसको बताएंगे, जब नया डायरेक्टर आएगा इसको बताएंगे, जब कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, याद है हर थोड़ी देर बाद तो लिखा होता था रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर दे। और जगह जगह हम अपने सिलेबस में देखते रहेंगे कि ये चीज रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करते हैं, ये चीज रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करते हैं। तो रजिस्ट्रार गवर्नमेंट का डेटाबेस ऑफिसर है, एक ऐसा शख्स जो कंपनियों की सारी खतों किताबत को मैनेज कर रहा है, कंपनियों के सारे रिकॉर्ड को मैनेज कर रहा है। और अगर ऐसे कोई शक हो और कोई रिकॉर्ड चेक करना चाहे तो ये आके छापा भी मार सकता है, कंपनी के रिकॉर्ड जब्त करके अपने साथ भी ले जा सकता है, कंपनी के ऑफिसर्स को भी बुला सकता है और उनसे भी तफ्तीश कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट का शख्स है जिसको गवर्नमेंट ने ये पावर दी। तो ये पॉसिबल है कि कंपनी का कोई मैनेजमेंट का बंदा ऐसी कोई चीज चेंज करवा दे जो कंपनी की बुक्स में ना चेंज हो लेकिन कितना चेंज हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मतलब हो सकता है वो बंदा बीच में बेईमानी करते रजिस्ट्रार को कंसर्न जमा कराते हैं किसी डायरेक्टर की, जबकि वो कंसर्न आई ना हो। तो ऐसे में जो कंपनी सेक्रेटरी है ना, दैट इज द पर्सन जो रजिस्ट्रार से डीलिंग करता है मेनली। इसीलिए उस पोजीशन पे हम अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऐसा बंदा लेके आते हैं जो कि चीजों को बड़े प्रोफेशनल तरीके से लेके चले। समझ आया? रजिस्ट्रार और एससीसी ये दो तरह की अथॉरिटीज के बारे में हमने मोटा मोटा जानने की कोशिश की। एक स्टेप आगे चलते हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एक ऐसा इदारा जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया। होता क्या है, कुछ लोग बड़े अच्छे ख्यालात वाले मिलते हैं, 4-5 दोस्त, वो कहते हैं यार एक काम करते हैं, एक ऐसा इदारा बनाते हैं जो कि गरीबों को खाना खिलाया करेगा। बड़ा खुश होते हैं, आपस में एक इदारा बनाते हैं गरीबों को खाना खिलाने वाला। थोड़ा सा आगे जाके ये किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्हें लॉस हो जाता है और वो इन्हें पकड़ के अनलिमिटेड लायबिलिटी कर देता है। तो ये बेचारे बड़े दुखी होते हैं कि काश हम कंपनी होते तो लिमिटेड लायबिलिटी होती, क्योंकि इनका इरादा प्रॉफिट कमाने का तो नहीं था, ये तो नेक नियति से कर रहे थे। लेकिन इस नेक नियति में भी चीजें खरीदनी तो है, कॉन्ट्रैक्ट तो करने हैं, काम तो करना है। इस दौरान अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ऐसे में ये लोग बड़े डिस्करेज होते थे और कहते थे फिर हम क्यों चला रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा अगर हमारी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। कंपनी लॉ ने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ हमारी छतरी के अंदर, हम आपको लिमिटेड लायबिलिटी दे देते हैं अगर आप हमारे पास रजिस्टर हो तो। फिर एक और मसला भी इन कंपनियों का, फर्ज करें वो 4 दोस्त 5 दोस्त मिलकर कंपनी बनाए, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा हो, गरीबों को खाना खिलाया करेंगे। शुरू में ये लोग अपने पैसों से गरीबों को खाना खिला रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता ही काम कर रहे हो तो इनके फैमिली मेंबर्स को भी पता लग जाए, इनके दोस्तों को भी पता लग जाए, वो इनको डोनेशंस देना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता ये इदारा स्ट्रक्चर होता चला जाए, ये एड्स देना शुरू कर दें, ये बैनर लगाना शुरू कर दें, ये अपने स्टीमर्स लगाना शुरू कर दें, दुनिया को पता लग जाए इनके बारे में। और चूंकि ये कंपनी है तो इन पर भरोसा करके इनको डोनेशन देनी शुरू कर दें। तो वो इदारा जो चंद हज़ार से चल रहा था वो चंद लाख से चलना शुरू हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा इस इदारे को करोड़ों की डोनेशन मिलना शुरू हो जाएगी 5, 6, 7, 8 साल बाद। जब इनको करोड़ों की डोनेशन मिलना शुरू हो जाएगी तो ये उन करोड़ों की डोनेशन से अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। लेकिन जब पैसा ज्यादा आता है तो ईमान डगमगा भी जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही पैसा ज्यादा आए ये लोगों की नीयत खराब हो जाए और वो अचानक से सोचें कि देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इस इदारे के लिए तो हमारी तगड़ी सी सैलरी होनी चाहिए। पता लगे अपनी 2-2 लाख रुपए की सैलरी लगा के बैठ जाए। और ठीक है, बात भी सही है, मेहनत कर रहे हैं तो उनकी सैलरी होनी चाहिए। लेकिन क्या वो मेहनत सैलरी के लिए कर रहे थे? वो तो सवाब के लिए कर रहे थे, अच्छाई के लिए कर रहे थे। तो पैसा जब ज्यादा आता है तो नीयत खराब होने का अंदेशा होता है। ये ऐसे ही था जैसे प्राइवेट कंपनी में आगे जाके लोग फिसल सकते थे और एकदम से छोड़ के जा सकते थे। हमने पाबंदी शुरू में लगा दी कि देखो प्राइवेट कंपनी बनाओगे तुम पे पाबंदी है, तुम छोड़ के नहीं जा सकते बगैर परमिशन लिए या बगैर प्रोसेस को फॉलो किए। तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे अगर कोई बनाना चाहता है और वो कहता है कि मैं कंपनी एक्ट की लिमिटेड लायबिलिटी में आना चाहता हूं, तो हम कहते हैं आ जाओ, हम तुम्हें लाइसेंस दे देंगे। अगर चंद लोग चाहते हैं कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाए, नंबर 1,
नंबर 2 वो लिमिटेड लायबिलिटी के अंडर आए, तो उन्हें चाहिए कि वो SECP के पास डायरेक्ट जाएं और उनसे कहें हम एक ऐसा इदारा बनाना चाह रहे हैं, काइंडली आप हमें लाइसेंस दें। SECP कहेगा ठीक है जी मैं लाइसेंस देता हूं, मेरी 4 शर्तें। शर्त नंबर 1 सर जी, ये लाइट्स बंद कर देते हैं। ये लाइट बंद करने से शायद इमेज थोड़ा सा बेहतर हो जाए। जी सर। और बस सर जी चौकस हो गया। सर इनकी लायबिलिटी असल में मैं दिखाना थोड़ी चाह रहा था, दिखाना तो वाइट पे ही है, तो माहौल था जी। इनकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होगी? उतनी लिमिटेड होगी जितना उस इदारे का शेयर कैपिटल होगा। इसका मतलब इसमें शेयर कैपिटल भी होगा, और शेयर कैपिटल नहीं हुआ तो फिर गारंटी वाली तरफ जाएंगे। तो इनकी उतनी ही लायबिलिटी होगी जितनी अभी तक हम पढ़ते हैं जी। ये रजिस्टर होंगे, अब डिविडेंड होगा या नहीं होगा उसके ऊपर अभी बात करते हैं। रजिस्टर कब होंगे? जब 4 शर्तें पूरी करेंगे। पहले दूसरी और तीसरी शर्त देख लेते हैं। दूसरी शर्त ये है कि अगर इनका कोई प्रॉफिट या सरप्लस कभी भी हुआ इस इदारे का, तो वो मेंबर्स को किसी भी फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसके मेंबर्स इससे सैलरी नहीं लेंगे, इसके मेंबर इससे डिविडेंड नहीं लेंगे, इसके मेंबर इसके प्रॉफिट में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेंगे। तो अगर आपको डोनेशन आ रही है 40 करोड़ की और खर्चे कर रहे हैं आप 30 करोड़ के, तो 10 करोड़ को सरप्लस कह देना है, लेकिन ये सरप्लस मेंबर्स में डिवाइड नहीं होगा। तो फिर कहाँ जाएगा ये सरप्लस? प्रोमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तीसरी शर्त प्रोमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये इदारे के पास अगर सरप्लस आया तो वो इसी इदारे में री इन्वेस्ट होगा, इसके मकासद के फरोग के लिए। आप मार्केटिंग में खर्च कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में नए बेड्स ला सकते हैं, खाने का इंतजाम कर रहे हैं तो पहले एक मोहल्ले का खाना खिलाते थे, अब आप 2 मोहल्लों में वो कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपके पास सरप्लस है तो आप अपने इदारे पे लगाएंगे, आप अपने मेंबर्स पे नहीं लगा सकते। रजिस्टर होते वक्त 4 बातें वादा करनी है। दूसरी बात यह है कि हम कभी भी जिंदगी में प्रॉफिट या किसी किस्म का बेनिफिट अपने मेंबर्स को नहीं देंगे। तीसरी शर्त यह है कि कोई भी प्रॉफिट या सरप्लस अगर हमारे पास आ गया तो वो हम क्या करेंगे? इदारे की प्रमोशन में लगा देंगे, ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में। चौथी शर्त, हम कभी भी पाकिस्तान की बका, सलामती, डिग्निटी, फलाना फलाना, हम इसके अगेंस्ट नहीं आएंगे। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर NGOs बनते हैं और NGOs फिर पाकिस्तान के खिलाफ मकासद में इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज आपको शुरू से तय करनी है, साइन करके बताना है कि हम कभी भी पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट नहीं आएंगे, पाकिस्तान का मफाद हमेशा ऊपर होगा, और हम कभी भी ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को हम तोड़ने की कोशिश करें। क्या हर काम किया जा सकता है? उन्होंने कहा नहीं। अगर हमारे से लाइसेंस लेना है तो हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं प्री डिफाइंड। इन्होंने कहा इन 12 में से किसी एक मकसद के लिए आना चाहो तो आ सकते हो। यहाँ दुख की बात यह है कि आपको 12 रखना मारना पड़ेगा। मजीद दुख की बात यह है कि अपने बार बार पूछे हुए इस चैप्टर में बहुत पसंद है उनको ये वाली लिस्ट, तो ये वाला रटा। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, इस तरह से करके ना आपके पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 12वां बहुत खूबसूरत है। यस सर। एनी अदर ऑब्जेक्ट। जिसके बाद अक्सर उलझन होती है कि भाई अगर आपने एनी अदर अलाउ करना था तो फिर पीछे 11 की लिस्ट क्यों दी? कह देते हैं एनी ऑब्जेक्ट विद द परमिशन ऑफ SECP। वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये 11 तो अलाउड है, ये 11 करने पूछने की जरूरत नहीं है, बस आओ और लाइसेंस हमसे अप्लाई कर दो। अगर इनके अलावा कुछ सोच रहे हो तो पहले हमसे पूछो कि क्या जो तुम सोच रहे हो उस बेस पे इदारा बनाया जा सकता है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है या उसमें क्या शर्तें हैं, तो आप कहेंगे जी 4 शर्तें होती हैं। सबसे पहले तो आपने SECP को अप्लाई करना है लाइसेंस लेने के लिए। लाइसेंस आपको मिलेगा 4 शर्तें पूरी होने पे। पहली शर्त, आपके प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, ऐसे करके ये 12 और 12 में से 12वां एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। दूसरा, आप अपने प्रॉफिट्स अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाएंगे। तीसरा, ये प्रॉफिट्स आप अपने मेंबर को डिविडेंड या इस तरह की किसी चीज देने के लिए नहीं लगाएंगे। और चौथा, पाकिस्तान की बका, सलामती, सारे ओखे इंग्लिश के अल्फाज एक साथ, लॉ, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बका, सालमियत, तकद्दुस की पामाली के लिए कोशिश नहीं। जनरल मीटिंग्स होती हैं, हाँ, तो उसकी फीस मेंबर्स दे सकते हैं। उसकी फी देखें, यहाँ पे जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे में जितने भी मेंबर्स हैं वो काम करने के पैसे नहीं लेंगे। प्रॉफिट इदारे में पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि वो कमर्शियल इदारा है, सारे के सारे पैसे दे के आएंगे, सबका इदारा होगा।
और सबको उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो पैसे देने के अलावा मेहनत भी कर रहा होगा उसको इजाफी सैलरी मिलेगी। यहाँ लोग मेहनत सैलरी के लिए कर रहे हैं नहीं, यहाँ लोगों ने शुरू में पैसा इसलिए जमा कराया था कि डिविडेंड्स मिला करें नहीं, उन्होंने अच्छाई के काम पे पैसा खर्च किया। तो वो लोग जिनकी नीयत शुरू से अच्छी थी वो अच्छी ही रहे एंड तक, ना कि एकदम से उनकी नीयत खराब हो जाए जब इदारा ग्रो करे। तो शुरू से ये पाबंदियां लगी हुई होती है। सर सैलरी भी बिल्कुल नहीं होगी। सैलरी भी होगी अनफॉर्चुनेटली। सर जो आईकैप है वो फिर सैलरी से होता है अपने तरफ से। इसलिए कि आईकैप सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं होगा, उसके अपने रूल है। मतलब हर इदारे का अपना अपना सेटअप है ना। तो आईकैप उतना जोर का नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा नहीं है, क्योंकि आईकैप कोई वो वाला फलाह बहबूद का उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। वो कॉमर्स की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, बट वो सेक्शन 42 के अंडर नहीं आते। आईकैप बहुत मिलता जुलता है इस इदारे से, लेकिन मतलब इतना ज्यादा उस तरह से 100%। ये जो आईकैप के काउंसिल मेंबर्स होते हैं इनको तनख्वाह नहीं मिलती। आईकैप का प्रेसिडेंट है उसको तनख्वाह नहीं मिलती। मतलब और क्या, एक बंदे को प्रेसिडेंट बना के कहेंगे आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो इससे ज्यादा और क्या नॉट फॉर प्रॉफिट होगा। हाँ, लेकिन वो मीटिंग अटेंड करने के लिए जो खर्चा पानी है और वो सारा कुछ है वो आईकैप। जो प्योर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है उधर वो खर्चा पानी में अपनी जेब से करना होता है। जी सर मेंबर अगर फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे सर्विसेज भी दे तब भी जी, अगर वो इदारे के बानियान में से नहीं है तो वो ऐसा कर सकता होता। बट आईकैप का कॉन्स्टिट्यूशन इससे थोड़ा सा फर्क है। भाई मैं भी आईकैप का मेंबर हूँ, मैं अगर आईकैप को सर्विस प्रोवाइड करूंगा आईकैप मुझे सैलरी देगा, लेकिन मैं आईकैप की मेन उसमें नहीं हूँ, कमेटी में नहीं। जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं ये क्या होते हैं, ये 4-5 लोगों ने मिलकर बनाया होता है, वही मेंबर होते हैं। आईकैप की बात करें तो उसके तो मेंबर्स 10,000 से ऊपर है, तो वो इधर वो वाले रूल्स उसका सप्लाई नहीं करते। और दूसरा आईकैप का कानून हमने नहीं पढ़ा हुआ। अगर मूड हो तो आईकैप का अपना ऑर्डिनेंस है 1961, उसमें उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताया हुआ है कि हमारा क्या सेटअप है। इसको समझाने के लिए हम कभी कभी आईकैप की एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आईकैप अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देता। मैं मेंबर हूँ आईकैप का, आईकैप के पास सरप्लस है, 1 बिलियन से ऊपर का सरप्लस पड़ा हुआ है, हमें नहीं देते। उल्टा हमसे पैसे ले रहे होते हैं सालाना। इस दफा तो मेरे ख्याल में 25,000 कर देंगे। पिछले बड़ा एहसान किया था, उन्होंने कहा कि कोविड है तो हमने बढ़ाई नहीं है, बस 20,000 देते। तो मतलब जो आपकी जैसे एनुअल होती है सब्सक्रिप्शन, ऐसी हमारी भी एनुअल सब्सक्रिप्शन ऐसी है। हमारी 2,000 है, आप लोग की 2,000, हमारी सिर्फ 10 गुना। तो वो मतलब गुंडा टैक्स है। आपका तो मजबूरी बनती है, सीए करना है, डिग्री लेनी है। जो ले चुके हैं उनको तो प्योर जगह टैक्स है ना कि क्यों किया था सीए। हाँ, सजा मिली, अब सालाना इतने पैसे दो। नहीं, वो कहते हैं आपने सीए किया तो आप पैसे दें उस इदारे के वसीदर मफाद के लिए जिस इदारे ने आपको डेवलप किया, ताकि वो इदारा आगे आने वालों को डेवलप करे। और हमसे पैसे लेके हमसे ज्यादा पैसे उन बच्चों से ले लेते हैं जिनको डेवलप करना होता है, फिर सरप्लस आ जाता है। लम्स भी अनफॉर्चुनेटली समहाउ नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा। नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। अनफॉर्चुनेट 40 लाख की डिग्री नॉट। देखिए, बात ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट का हर किसी की मतलब नहीं है कि वो आप जब आएंगे तो आपको 4 रुपए देके कहेंगे हम तो बहुत ही गरीब इदारे हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे का मतलब है कि उनकी नीयत प्रॉफिट की नहीं है, उनकी नीयत किसी सेक्टर को ग्रो करने की है। तो अगर पैसा आएगा तो वो पैसा दोबारा से लम्स में इन्वेस्ट होगा या किसी भी ऐसे इदारे में। जैसे आईकैप आपसे फीस इसलिए नहीं लेता कि आईकैप में प्रॉफिट्स कमाते हैं, किस लिए लेता है? ताकि आप लोगों का पेपर चेकिंग का प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो सके, आपके लिए सिस्टम बना सके, आपके लिए किताबों पे काम कर सके, आपके लिए सेटअप बना सके, आपके लिए लाइब्रेरीज पे खर्च कर सके। तो आईकैप वो सारी सर्विसेज जेब से तो नहीं भरेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे का मतलब है वो करता कुछ नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा लोगों को चार्ज करेगा और बहुत महंगा भी चार्ज करेगा, बट इसलिए नहीं चार्ज करेगा कि उस इदारे के ओनर्स ने प्रॉफिट कमाना होगा। क्यों चार्ज करेगा? अपने सिस्टम को चलाना होगा। तो लम्स अगर महंगी फीस ले और उसके बाद उतना ही खर्चा कर दे अपने सिस्टम पे, या अगर बच जाए और अपने ऑब्जेक्ट्स को मजीद बेहतर करे, तो ऐसे में हम अगर कहें कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा नहीं है तो ये मुनासिब बात है। अगर ये प्रॉफिट ना बनाते तो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि ये प्रॉफिट्स को अपने ऑब्जेक्ट की प्रमोशन में लगाएंगे? तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, 10 रुपए की चीज लेके 8 रुपए की बेचनी चाहिए इन्हें। तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे का मतलब है जिनका इरादा प्रॉफिट करना है। लेकिन ये अगर फीस ज्यादा रखना चाहे, कम रखना चाहे, कोई शौकत खाना नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, वहां वो टेस्ट जो 200 रुपए में कहीं पे हो जाता है वहां पे 2,500-3,000 का होता है नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा।
जो अफोर्ड कर सकता है वो वहां जाएगा, 17 लाख का बिल भी बन जाएगा जो अफोर्ड कर सकता है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो 4 महीने तक फ्री इलाज भी कराता रहेगा। तो अगेन नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल चार्जेस नहीं लेते, उसका मतलब है कि ओनर्स उसमें से प्रॉफिट निकालने की ख्वाहिश नहीं रखते और वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट ही होता है। लेकिन अगेन लम्स या कोई भी और सेटअप, मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि सेक्शन 42 के अंदर सारे रूल्स चल रहे हैं ना, आपने सेक्शन 42 की रेगुलेशंस पढ़ी है, तो इसलिए आप लोग बहुत जल्दी से कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे, और लम्स मैंने नहीं कहा था, आप लोगों की तरफ से आवाज आई थी, तो मैं बता रहा था कि अगर इदारे की फीस ज्यादा है तो हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कहते हो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है। जी सर ये जो 11 की लिस्ट है इसमें अपने पास से कोई रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, ये 11 यही वाले हैं। अगर आप देखें तो अक्सर तो एफएससी के बाद वो जो एफएससी में नहीं वो मुख्तलिफ वो होती है कि कहाँ जाना है, साइंस का कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है। एजुकेशन तो है ही एजुकेशन, ठीक है, कुछ लोग सारा कुछ छोड़ के मदरसे में चले जाते हैं तो रिलीजन, तो अब आपको ये 5 तो या वो हो गई, हेल्थ स्पोर्ट्स इनको आपस में वो कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर और चैरिटी का ग्रुप बनाया जा सकता है। तो अगेन थोड़ा बहुत जो है ना वो इसकी ग्रुपिंग की जा सकती है। सर आईपीएफ अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देता तो फिर क्या देता है? नाम नहीं, मैंने नहीं कहा कि आईटीएफ एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देता, मैंने एक दफा भी नहीं कहा। मेंबर्स को फिर क्या देता है? कुछ भी नहीं, हौसला सर्विस मेंबर्स को आईकेएफ एक रिकग्निशन देता है। मैं अगर कहीं भी दुनिया में जाऊंगा तो मैं कहूंगा मैं आईकेएफ का चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो जो मेरे ग्रीन पासपोर्ट की वजह से मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर कहेंगे अच्छा आईकेएफ वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ ये मेहनती बंदा होता है। आईकेएफ हमें टेक्निकल ओपिनियन देता है, मैं अगर किसी जगह फंसूंगा अकाउंटिंग के किसी इशू में किसी कंपनी में, मैं आईकेएफ से एडवाइस लूंगा, आईकेएफ मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल एडवाइस पे सपोर्ट देगा। मैं को रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं आईकेएफ जाऊँ, आईकेएफ में मेंबर्स का एक एरिया बना हुआ है, मैं वहाँ पूरा दिन एसी चला के बैठूँ और पूरे महीने हर दिन एसी चला के बैठा रहूँ और हर दिन 4-4 कप चाय भी पी लूँ, तो मुझे कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा। सैलरी के अल्टरनेटिव के तौर पे कहने का मतलब है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको अकोमोडेट कर रहे हैं, वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। मुझे आईकेएफ के ऑडिटोरियम में कोई खास सर्विस करवानी है, मैंने मेंबर्स के लिए कोई सेशन रखना है, तो ऐसे में आईकेएफ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। तो बीइंग अ मेंबर मेरे पास कुछ राइट्स हैं, लेकिन सारे राइट्स वो हैं जो बीइंग अ मसरूफ मेंबर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कोई भी मेंबर कभी भी नहीं चाहेगा कि सीए इसलिए करे कि उसके बाद वहां जाके एसी चला के फ्री में एसी उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आईकेएफ तक जाए और फिर वापस आए और वहां जाके एसी की ठंडक ले। अच्छा, और बच्चे तरसीमी नजरों से उन कमरों को देख रहे होते हैं। इधर लाइब्रेरी हुआ करती थी एक जमाने में ये स्टेपल्स के ऊपर, तो उधर एक कमरा अलग से एक पोर्शन बना हुआ था कि मेंबर्स के लिए और बाकी था, तो बच्चे अक्सर ना वहाँ देख रहे होते थे यार यहाँ पे ना किसी दिन हम यहाँ पे बैठे, वो कमरे रहते खाली हैं, क्योंकि जब आप उस काबिल होते हैं कि आप वहाँ पे बैठ सके तो आप वहाँ पे कभी भी नहीं आते, क्योंकि आपको अपनी कंपनी में उससे ज्यादा बेहतर जगह मिल रही होती है। तो उन कमरों से किसी को फायदा नहीं होता, उस कमरे सिर्फ बच्चों को सड़ाने के जलाने के काम आते हैं कि जिनको देख के बच्चे के हाँ यार एक दिन ना इस कमरे में बैठना है, मेंबर्स वाला कमरा है, इधर बंदा जो है यार चाह से बैठेगा टांग पे टांग रख के और कहेगा यार एक कप चाय। अक्खा लाइफ इस ख्वाहिश में गुजर गई कि बस वहां जाके एक दिन इज्जत के साथ जो है ना बैठना है। नहीं, हमारे लॉ में पूरी बात नहीं लिखी हुई, कंपनी जो हमारा कैफ लेवल का लॉ है ना उसने इसको हर तरह का स्टेटस दे दिया, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग रूल्स के मुताबिक एक पब्लिक कंपनी रूल्स के मुताबिक शेयर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो भी आएगा मेंबर उसे पहले से पता होगा कि सिर्फ सवाब के लिए मैं आ रहा हूँ। जी ये बेसिक शर्तें समझ आएंगी। ये मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स हैं जी, जो मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स हैं वो भी नहीं, मेंबर्स और उनके फैमिली मेंबर्स दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा क्यों बनाया है? अच्छे काम करने के लिए, अच्छे काम करें। क्यों बनाया? सवाब के लिए करें। क्यों बनाया? ताकि मेहनत करें, मुशक्कत करें और अपनी जान खर्च करके लोगों को सर्व करें। तो अब अचानक से आप कहेंगे नहीं जी मुझे उस जान खर्चने के बदले सैलरी चाहिए, पैसे चाहिए, या इस इदारे के प्रॉफिट कैसा चाहिए, तो ये वाली चीज बड़े होकर आपको खराब कर सकती है। तो बचपन से ही आपको पढ़ा दिया जाए कि खबरदार ये शर्त। डन? जी सर। ये जब आपने बनाया इदारा तो आप बन गए एक कंपनी जो कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, यानी कि ये कंपनी है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है। तो इस पे कंपनियों वाली शर्तें भी सारी अप्लाई करेंगी। जब हम कहेंगे कंपनी का ये रूल है, कंपनी यूं करेगी, इनके ऊपर वो सारी शर्तें अप्लाई कर रही होंगी। ये प्रॉपर कंपनी की तरह ऑपरेट करेंगे।
एक बस इन्हें बेनिफिट है कि वो जो नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड वगैरह लगाती हैं कंपनियां, वो अगर ये नाम के एंड से हटाना चाहें तो वो लिमिटेड का वर्ड ये हटा भी सकते हैं। ये सारी प्रिविलेजेस लिमिटेड कंपनी एंजॉय करेंगी और बस सिर्फ एंडिंग वर्ड्स जो है ना, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड और इस तरह के, ये इनको हटाने की जरूरत है। बाकी कंपनी ये वर्ड्स नहीं हटा सकती। लाइसेंस एससीसीपी जब दिल करे रिवोक कर सकता है अगर इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया हो जो एससीसीपी को लगेगा वो ठीक नहीं। डन। लाइसेंस कब रिवोक होगा, किस वजह से रिवोक होगा? कुछ ऐसी शर्तें, और हर शर्त का एक ही मतलब है, कंपनी ने कुछ गलत किया है। अगर कंपनी लाइसेंस की टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल ना करे तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इस सेक्शन 42, ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाला सेक्शन है, इसकी रिक्वायरमेंट को फॉलो ना करे, कंपनी के अफेयर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेजुडाइज कर रहे हो, तकलीफ पहुंचा रहे हो, नुकसान दे हो। प्रेजुडाइज का मतलब होता है नुकसान देना, हाँ, मतलब थोड़ा तकलीफ दे रहा है, उसको खराब कर रहा है। कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न 2 लगातार साल से फाइल नहीं की। याद है इसी तरह की बात हमने वाइंडिंग अप में भी की। कंपनी पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट आ गई, कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से नीचे चले गए, या कंपनी ने कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, गलत लोगों से मैनेज कर रहे हैं, वो कंपनी एक्ट के खिलाफ हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल्स को नहीं फॉलो कर रहे, कंपनी 1 साल से ऑपरेशन में नहीं है, या इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड। आखिरी बात, अगर हमारा दिल कर रहा है तो भी हम रिवोक कर सकते हैं। तो दुख की बात ये है कि फिर ये भी रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सुख की बात ये है कि रट्टा नहीं भी मारा हो तो उसमें से आधे आप खुद से लिख सकते हैं। जी सर, वाइंडिंग अप सेक्शन ना फॉलो किया हो, रूल फॉलो ना किया हो, लाइसेंस ना फॉलो किया हो, फ्रॉड करते हो, आवाम के अगेंस्ट हो, फलाना हो, या आधे वाइंडिंग अप वाले पॉइंट्स, ये 2 वाला पॉइंट, नीचे वाले 2-3 पॉइंट्स काफी हद तक देखे ना। मतलब वाइंडिंग अप भी क्यों थी? मतलब लाइसेंस कैंसिल होने का एग्जैक्ट मतलब वही है जो वहां वाइंडिंग अप था। भाई इदारे का लाइसेंस खत्म होने का क्या मतलब है? बंद करो इदारा। तो जो कंपनी की वाइंडिंग अप वाली बातें थी वही मोर और लेस यहाँ पे भी है। मैं इस पे इसलिए ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा दफा अगर इस चैप्टर से सवाल आया है तो इसी टॉपिक से। इस टॉपिक से मुराद है पूरा एसोसिएशन और प्रॉब्लम। तो मेंबर खुद भी इसको मतलब वो वाइंडिंग अप, जी बिल्कुल, खुद करना चाहें तो वो वॉलंटरी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त हम ये पढ़ रहे हैं वो कंपलसरी वाला कि ऐसा क्या हो कि इनका लाइसेंस छीन लिया जाए, रिवोक कर दिया जाए। सर रनिंग कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट में आती है जी, अगर एक रनिंग कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट में जाना चाहती है तो फिर उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, और उसके बाद से उनका जितना कंपनी में कैपिटल पड़ा हुआ है, जितने रिजर्व पड़े हुए हैं, वो फिर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये अगर नॉट फॉर प्रॉफिट की तरफ जाना चाहते हैं तो इनको पहले ये सेटअप बंद करना पड़ेगा और फिर अगला सेटअप शुरू करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके। यानी कि अभी लाइसेंस खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद होगा क्या? इस कंपनी को फौरन से कहा जाएगा कि बस अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दो, आवाम से डोनेशन लेना बंद कर दो। फिर अगला बड़ा मजे का पॉइंट है, इस कंपनी के जो नेट एसेट्स वो इसी तरह की किसी और कंपनी जो कि सेक्शन 42 के लाइसेंस लेके बैठी हुई है उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी। भाई मेंबर्स को ये तो पता था हम कंपनी से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, फिर उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, कंपनी को बंद करते हैं। जब बंद करेंगे तो हमें मिल जाएगा सरप्लस जो कंपनी में पड़ा हुआ है। उन्हें अगर बंद होगी कंपनी तो इसके जितने भी असासे हैं वो इस जैसे ही लाइसेंस रखने वाली किसी और को चला जाएगा 90 डेज ऑफ रेवोकेशन या एक्सटेंडेड पीरियड जो भी बताया गया उसके अंदर। उसको सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हुए थोड़े से पैसे आपने बचा के रख लेने क्योंकि आपने इस इदारे को वाइंड अप भी करना। तो अदरवाइज आप अपने सारे एसेट्स, सारे खर्चे, सारी चीजें उठा के ट्रांसफर कर देंगे सेक्शन 42 की एक और कंपनी को और थोड़ा सा मार्जिन आप अपने पास रखेंगे। अब इस कंपनी का कोई भी बंदा 5 साल तक, ये कंपनी के मेंबर्स या उनके फैमिली मेंबर्स 5 साल तक उस अगली कंपनी में मेंबर नहीं बन सकेंगे। वरना हो सकता है मेंबर्स क्या करें, चालाकी दिखाएंगे, इसको बंद करके एक और इदारे में ट्रांसफर करेंगे और फिर उधर जाके मेंबर बन जाए तो पता लगा कि लाइसेंस कैंसिल होने का फायदा कोई नहीं हुआ। तो लाइसेंस कैंसिल जब हो गया तो 5 साल तक वो लोग दूसरी वाली कंपनी में ऑफिस नहीं होल्ड कर सकेंगे। और अगर आपको याद हो तो आगे जाके हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि अगर एक बंदे की मौजूदगी में कुछ गड़बड़ हुई है तो वैसे ही वो कंपनियों के अंदर जाने के लिए काफी अरसे के लिए एलिजिबल हो जाता है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सवाल ही बोलते हैं।
सिर्फ दूसरी कंपनी से मरा लेना वो है जो जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ हमने अपने एसेट्स जिसको ट्रांसफर किए हैं उस वाली कंपनी में अगले 5 साल तक हमारे बंदे नहीं जाएंगे। वरना क्या हुआ, लाइसेंस कैंसिल हुआ, इन्होंने कहा आप क्या करें, बंद करना पड़ेगा इदारा। खुद ही से एक और इदारा रजिस्टर करवाया, या आपने कुछ यार दोस्तों से कहा, अपने सारे एसेट्स उनको ट्रांसफर किए और खुद भी वहाँ ट्रांसफर हो गए और इस कंपनी को फारिग कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे एक पार्टी को अचानक से जो है ना, भाई एक पार्टी में अंदर कुछ करप्ट लोग मौजूद होते हैं जिसकी वजह से पार्टी बदनाम होती है। फिर क्या होता है, वो कहते हैं पार्टी बड़ी बदनाम है, हम पार्टी छोड़ रहे हैं असूल मौका के ऊपर। वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और दूसरी पार्टी भी करप्ट काउंट हो रही होती है, तो उसके वो चंद लोग उठ के इधर आ जाते हैं और एंड पे दोनों पार्टियां साफ हो जाती हैं। सियासी एग्जांपल है। अच्छा सर, एओपी अपने एसेट्स किसी और के नाम रख सकती है? एओपी अपने एसेट्स किसी और पर्सन के नाम? एओपी यहाँ क्या कर रही है? ये ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है। एओपी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो कि पार्टनरशिप को कहते हैं टैक्स के लॉ में। तो इसलिए ना अल्फाज बड़े अहम होते हैं कानून के अंदर। जी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अपने एसेट्स किसी को सिर्फ एक ही पर्पस के लिए दे सकती है, अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसके अलावा सिर्फ वो जो मेंबर्स हैं जो इनएलिजिबल हो गए हैं वो किसी और कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन जिसका सिमिलर इंटरेस्ट हो जिसमें ऐसे ट्रांसफर ना हो। हाँ, मतलब इस रूल के मुताबिक तो उन पे पाबंदी नहीं है, लेकिन एक और रूल के मुताबिक हम कहते हैं कि कोई शख्स प्रमोटर नहीं बन सकता जो कि डिफॉल्ट में रहा हो या पिछले 5 साल में जिसकी मौजूदगी में उसका इदारा डूबा। इनकी ना कुछ शर्तें भी होती हैं प्रोमोटर्स की और इनकी, और उसमें पहली शर्त ये होती है कि वो इदारा डुबो के ना आ रहे हैं, नहीं तो वो मतलब ऐसा बंदा आएगा तो वो इस इदारे को भी डुबो देगा। डन? जी सर। चले, और मैंने सियासी एग्जांपल दी थी, आप लोग पता नहीं किस तरफ ले गए। पता नहीं आप लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहटें हैं ना, आप चाह रहे हैं कि असल एग्जांपल दे दीजिए। ले जी, ये सब कुछ हो गया। अब आपने क्या करना है, 15 दिन के अंदर अंदर मिस्टर रजिस्ट्रार को कहना है कि हाँ भाई हम लोगों ने वो ऊपर वाली कार्रवाई कर दी है, अब जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स ही हमारी सारी वर्किंग है, अब देख लो, अब बताओ क्या करें। उसके बाद 2 में से एक काम हो सकता है, या तो आपकी वाइंडिंग अप होगी या आपका नाम स्ट्राइक ऑफ होगा। अगर तो आपका कोई नॉन एसेट लायबिलिटी नहीं है, बिल्कुल जीरो, सब चिट्टा साफ हो गया, तो बस सिर्फ रजिस्ट्रार को जाके आप थोड़ी सी फीस देंगे और उसे कहेंगे हमारा नाम रजिस्टर में से फारिग कर दो, माइनस कर दो। फारिग करने की भी फीस? हाँ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहें कि अभी हमारे कुछ एसेट्स हैं, हम वाइंडिंग अप शुरू करने लगे, हम वाइंडिंग अप के दौरान अपने सारे मामला को निपटाएंगे और उसके बाद हम कंपनी को बंद कर देंगे। तो आप 2 में से एक काम कर सकते हैं, विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को जब आपने ऊपर वाला सारा प्रोसेस रिपोर्ट कर दिया था, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आप इनिशिएट करें नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या तो खुद वाइंडिंग अप शुरू कर दें, या अगर कोई एसेट लायबिलिटीज नहीं है तो मेक एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग नेम ऑफ कंपनी ऑफ द रजिस्टर, तो वो रजिस्टर में से आपका नाम निकाल दे। अगर आपने ये सारी प्रोसीजर सही से किए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ये लाइसेंस खराब होने के बाद ये प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं किया तो आपके खिलाफ वाइंडिंग एससीसीपी जा सकता है, मतलब एससीसीपी आपके खिलाफ वाइंडिंग अप बाय कोर्ट या इस तरह के किसी एक्शन की तरफ जा सकता है। जी सर। तो 3 बातें हैं, कौन सी शर्तों से आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनेंगे, नंबर 2 लाइसेंस किन शर्तों से खराब हो जाता है, और नंबर 3 लाइसेंस खराब होने के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। बात समझ? जी सर। तो क्या पढ़ते हैं थोड़ा पेज 5 पढ़ेंगे आप, और पेज 7 और 8 पढ़ेंगे आप। इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। आपको पैगाम वगैरह तो नहीं? ठीक है, तो 5, 7 और 8 ये 3 सफ़े अब आप लोग देख के आ सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को खत्म करेंगे।